हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर गाइस। तो यहाँ से मैं कुमार एस के सर, अभी तक हमने नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ से आपके लिए अभी तक जितना भी नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर जो जो टॉपिक्स हुए हैं, जो जो हमने डिस्कस किया है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन से लेकर इसके बाद में नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, इंटरपर्सन रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, कोड ऑफ एथिक्स, इसके बाद में हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर वगैरह, हॉस्पिटल यूनिट के बारे में क्या होता है, ये टोटल अभी तक हमने आपके साथ यहाँ पर 1-to-1 क्लासेज प्रोवाइड की है। यानी कि जो एक पोर्शन हमने अभी तक यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो उससे रिलेटेड अब जो हमने प्रीवियसली सैटरडे के अंदर जो एक क्वेश्चन सीरीज आपके लिए अपलोड किया था, यानी कि आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए जो हमने क्वेश्चंस अभी तक जितना पोर्शन हुआ है नर्सिंग फाउंडेशन के जितने टॉपिक कवर किए हैं, उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है, तो उनके क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दी है। आज हम उसका एक डायरेक्ट अपन बोलें तो उस क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि यदि कोई डाउटेबल कंडीशन है तो उसको भी आप दुरुस्त कर सके। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करेंगे, जो आपकी प्रीवियसली क्वेश्चन सीरीज थी उसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस रिपोर्ट इन द हॉस्पिटल। यानी कि यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो सेंसस रिपोर्ट होती है ना, अब सेंसस रिपोर्ट कब होगी, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। मतलब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो अपन बोलते हैं ना सेंसस, वो कब अपन एक कैलकुलेट कब करते हैं, सेंसस का मतलब क्या होगा इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसमें से ऑप्शन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द हॉस्पिटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड ऑप्शन दैट इज नंबर ऑफ बेबीज बोर्न इन हॉस्पिटल, एंड लास्ट वन दैट इज नंबर ऑफ पेशेंट एट मिडनाइट इन द हॉस्पिटल। जब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो सेंसस का मतलब होता है, यहां पर यदि हम एक्सप्लेनेशन की बात करें ना, तो एक्सप्लेनेशन देखो यहां पर अपन ने 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा हो सकता है। देखो जो नंबर ऑफ जो यहां पर जो सेंसस है ना, ये नंबर ऑफ पेशेंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ पेशेंट है ना, यहां पर क्या हो सकता है, अब देखो थोड़ा सा यदि मैं एक्सप्लेन करूं, जो सेंसस होता है ना, सेंसस हो गया, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल। क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां पर तो 24 आवर्स के अंदर हमेशा क्या होता है, एडमिशन भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। तो वहां पर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर हम ये डिसाइड करें कि इस टाइम के अंदर एडमिशन और डिस्चार्ज को हम 2 बाउंड्री के अंदर डिवाइड करेंगे, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो होता है 12 AM। 12 AM का मतलब क्या होगा, यहां पर मिडनाइट। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होगा, मिडनाइट का वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर कि हॉस्पिटल के अंदर हम एडमिशन और डिस्चार्ज को एक बिल्कुल 12 बजे पोज सिचुएशन में डालकर और हम टोटल काउंटिंग करेंगे कि कितना होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल यहां पर सेंसस बोलेंगे। तो यहां पर यदि हम देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या रहने वाला है, दैट इज, तो यहां पर रहेगा नंबर ऑफ पेशेंट एट मिडनाइट इन दी हॉस्पिटल। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन हो गया, सब ऑर्डिनेट सुपरवाइजर रिलेशन हो गया, इसके बाद एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ में, और सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन। तो यहां पर यदि अपन देखेंगे ना,
देखो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखो जो पेशेंट होता है वो भी क्या होता है, अपने आप में एक इंडिविजुअल होता है। आई बात समझ में, यानी कि पेशेंट भी एक इंडिविजुअल है, दूसरा नर्स भी एक क्या है, इंडिविजुअल है। यानी कि दो ह्यूमंस के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ए ऑप्शन। कैसे, देखो यहां पर एक हो गया नर्स, एक हो गया पेशेंट। ये कोई ऐसे मतलब लेवल की बात ही नहीं है कि कोई हायर अथॉरिटी कोई लोअर अथॉरिटी को, नहीं, दोनों के बीच में कुछ स्पेसिफिक कारण को लेकर, कारण का मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पज को लेकर यहां पर क्या होता है कि आपस में रिलेशनशिप होता है। कैसे, पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट करवाना है और नर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि दोनों के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप होता है ना, तो यहां पर सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉयर या सुपीरियर जूनियर की कोई बात नहीं होगी। इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दैट इज, यहां पर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा केयरफुली रीड कीजिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन ए हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कौन सा होगा। देखो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का केयर किया जाता है, तो इसका मतलब यहां पर या तो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट होगा या फिर नर्सिंग स्टाफ होगा, डॉक्टर होगा, कोई तो होगा नहीं, या पेशेंट रिलेटिव होगा। तो उनमें से यहां पर देखो पहला बोला गया कौन सा, फिजिशियन, इसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नेक्स्ट वन पेशेंट एंड पीआरओ। तो अब यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको, जितनी भी सर्विसेज होती हैं किसको सेंटर में रखकर प्रोवाइड की जाती है, तो वो किसको, पेशेंट को। पेशेंट की क्या सीवियरिटी है, कौन से टाइप का पेशेंट है, उसको कैसी केयर प्रोवाइड करेंगे, मतलब पेशेंट की कंडीशन, उसकी सीवियरिटी, उसकी डिजीज की स्टेज, प्लस में कौन से टाइप की डिजीज डेवलप है, इसको ध्यान में रखकर हम सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसका मतलब है ट्रीटमेंट मोडलिटीज का मेन सेंटर कौन सा हो गया, यहां पर पेशेंट हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज सी ऑप्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मेन यदि हम देखेंगे ना, तो मेन केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट ऑफ मतलब कि किस लेवल की केयर प्रोवाइड करवानी है, तो उसके अंदर सबसे मेन पॉइंट कौन सा होता है, यहां पर पेशेंट होता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, स्टिपनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब डिस्चार्ज वाला प्रोसीजर करवाया था ना, एडमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, उसके बाद में मैंने करवाया था कि बॉडी के अंदर 4 टाइप की स्टेजेस डेवलप होती हैं, जिसके अंदर उसके बॉडी कलर, टेम्परेचर, प्लस में उसकी मसल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस डेवलप होते हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद में आफ्टर डेथ बॉडी के अंदर स्टिफनिंग, यानी कि बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रैक्चर से डेवलप हो जाते हैं। तो किसकी वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैलोइड बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं, या फिर राइगर मोटिस बोलते हैं। देखो मस्कुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो कॉन्ट्रैक्चर भी बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल मसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है तो वो कंडीशन ठीक है, लेकिन आफ्टर डेथ आ गया ना, इसलिए यहां पर लास्ट वन स्टेज मैंने बताई थी कि आफ्टर डेथ 6 आवर आफ्टर डेथ, यदि हम देखेंगे ना तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, राइगर मोटिस के नाम से डालते हैं। और जो राइगर मोटिस होता है ना, इसका मतलब स्टिफनिंग ऑफ दी, अपन बोल सकते हैं स्केलेटल मसल। राइगर मोटिस की कंडीशन सबसे पहले जा मसल्स के अंदर डेवलप होती है। मैंने ये भी बताया था किसके अंदर होगा, जो अपनी जबड़े की मसल है, जो हमारी जबड़े की मसल है उसके अंदर सबसे पहले होता है। ठीक है ना, एकदम स्केलेटल मसल स्टिफ हो जाती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, राइगर मोटिस। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा आने वाला है, यहां से कौन सा होगा, दैट इज डी ऑप्शन। आई थिंक ये मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। यदि परमिशन हो तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज ओके, क्वेश्चन नंबर 5।
यहां पर क्या बोल रहा है, मैकेंटोश शुड नेवर बी फोल्डेड बिकॉज। अब देखो, जब हमने पेशेंट यूनिट जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था, तो उसके अंदर देखो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके अंदर देखना लगभग 99% क्वेश्चन आपके सारे कवर हो रहे हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब है हमने जीरो से उठाकर और एक डेप्थ लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखिए, मैकेंटोश शुड नॉट बी फोल्डेड बिकॉज, मैकेंटोश को कभी भी हम फोल्ड नहीं करते, यानी कि आपस में उसको समेटते नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। क्यों? डिफिकल्ट टू स्टोर, यानी कि उसको एक जगह व्यवस्थित करने में थोड़ी मुश्किल होगी। चांसेज ऑफ वेट सरफेस, यानी कि उसकी जो सरफेस है ना, उसके गीले होने के चांसेज हैं। टीयरिंग अकर्स है, यानी कि उसके अंदर क्या कोई भी कट फट सकती है, या फिर उसके अंदर टीयरिंग डेवलप हो सकता है। इसके अलावा बिकम्स रफ, या फिर वो बहुत ज्यादा रिजिड रफ हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो, जो मैकेंटस होता है ना, वो क्या होती है? एक प्लास्टिक शीट होती है। क्या होती है? प्लास्टिक शीट होगी। अब प्लास्टिक शीट होती है ना, तो यदि हम उसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे, और थोड़ा सा एकदम स्ट्रोंग होती है, मोड़ने से उसके अंदर किसके चांसेज हैं? टीयरिंग। क्या टीयरिंग का मतलब उसके अंदर दरार पड़ सकती है, यानी कि फट सकती है, या फिर कोई भी पार्ट है ना उसका अपनी जगह से हिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर टीयरिंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, यदि हम पेशेंट को जो मैकेंटोश यूज किया है उसको यदि हमने फोल्डेड कर दिया तो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दैट इज कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज द इक्विपमेंट यूज इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, यानी कि कान को, मतलब क्या है, क्या बोल रहा है? ऐसा इक्विपमेंट, यानी कि ऐसा आर्टिकल जो ईयर का मतलब कान, कान के एग्जामिनेशन यानी कि कान की जांचों के लिए, या कान की इंटरनल स्ट्रक्चर को जांचने के लिए अपने को जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका क्या नाम होगा? यहां पर ऑप्शन के अंदर है लैरिंजोस्कोप, ओटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप। तो यहां से आपने यहां पर क्या ऑप्शन लगाया है ना? कमेंट कीजिए यहां पर आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है। देखो, लैरिंजोस्कोप का मतलब क्या होता है कि लैरिंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में विजुअलाइज करना, है ना। लैरिंजोस्कोप का मतलब क्या हो गया? टू विजुअलाइज लैरिंग्स। ठीक है, इसके बाद यहां पर प्रोक्टोस्कोप का मतलब क्या होता है? टू विजुअलाइज ऑफ रेक्टम और एनएस। ठीक है, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको देखने के लिए प्रोक्टोस्कोप का यूज किया जाएगा। इसके अलावा लैरिंजोस्कोप, यानी कि जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पाथवे है उसको ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैरिंजोस्कोप का यूज करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप का मतलब यहां पर जो आई वाला एरिया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो अपना आई बॉल है उसके बारे में पूरा देखने या जांचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप का। तो एक ऑप्शन बच गया, कौन सा? ओटोस्कोप। जो ओटोस्कोप होता है वो ही ईयर के बारे में जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है उसके अंदर हम इसको यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ओटोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू एग्जामिनेशन ऑफ ईयर या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो चारों क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए होंगे। यहां पर किसके लिए? लैरिंग्स के लिए। ओटोस्कोप ईयर के लिए। प्रोक्टोस्कोप किसके लिए यूज किया जाएगा? दैट इज रेक्टम एंड एनएस। इसके बाद में ऑप्थेल्मोस्कोप किसके लिए यूज होगा? दैट इज आई, यानी कि आई बॉल की इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरा देखने के लिए। क्लियर है? ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट। मतलब कोई पेशेंट बेड रेस्ट पर है, मतलब कि अपनी बेड से वो बाहर की तरफ नहीं जा सकता, एकदम हैंडेड, पूरा का पूरा बेड रिडन पेशेंट है, उसके अंदर फुट ड्रॉप की कंडीशन नहीं हो, इसके लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक आर्टिकल या थिंग्स हम यूज करने वाले हैं? ऑप्शन ए क्या है? स्प्लिंट्स, ब्लॉक्स, इसके बाद में क्रेडल और सैंडबैग। तो इनमें से हम
ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपनी पेशेंट यूनिट के अंदर यूज होते हैं, लेकिन कहां कहां पर होगा उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना। जो स्प्लिंट होते हैं ना, स्प्लिंट होते हैं वो पेशेंट के हाथ या पैर को सपोर्ट देने के लिए होते हैं। आई बात समझ में? जैसे स्लिंग हो गया, किसी भी कपड़े के थ्रू, है ना, या पिलो कवर के अंदर हम हाथ को सपोर्ट करके और एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में रख दे, दैट इज स्लिंग। स्प्लिंट का मतलब क्या होता है? स्प्लिंट का मतलब हो गया जैसे फ्रैक्चर पार्ट है, ठीक है, उसको कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह है, ठीक है, या फिर हो गया कोई थर्माकोल का कोई भी लेयर, उसको जब हम फ्रैक्चर पार्ट के यहाँ सपोर्ट के लिए लगाते हैं उसको हम स्प्लिंट बोलते हैं, ताकि फ्रैक्चर पार्ट मूवेबल नहीं होगा। जो बेड ब्लॉक्स होते हैं ना वो पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए यूज किए जाते हैं। और बेड क्रेडल किसके लिए यूज होगा? कोई भी पेशेंट नीचे की तरफ फॉल डाउन इंजरी से सफर ना करे, अनकॉन्शियस पेशेंट है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, अगर वो बेड क्रेडल होते हैं यानी कि बेड के साइड में जो एक मतलब कि मेटल की बनी हुई रोड टाइप होती है, उनको हम यदि हाई अप कर देते हैं तो उससे पेशेंट नीचे की तरफ नहीं गिर पाएगा, यानी कि फॉल डाउन इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए। यहां पर आ गया क्या? सैंडबैग। हाँ, तो सैंडबैग का यूज किया जाता है फुट ड्रॉप की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे? दैट इज सैंडबैग। ठीक है, तो मैंने अलग अलग बताया कि कौन सी कंडीशन में हम किस, यहां पर जो ऑप्शन है कौन सी कंडीशन में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, यानी कि जो फाउंडर ऑफ नर्सिंग है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और हमने फर्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो अब यहां पर यह पूछ रहा है कि उसका जन्म कब हुआ था। देखो, 12 मई 1820, 12 मई 1832, 7 अप्रैल 1820 और जून 7 1842। तो यहां पर अगर हम देखें, सीधी सी बात है, 1820 में तो हुआ था, ठीक है ना, और 1820 का भी हम देखते हैं। यहां पर 1820 में दो ऑप्शन है, एक तो ये और दूसरा ये, यानी कि ऑप्शन ए और सी में से होने वाला है। अब यहां पर 7 अप्रैल और 12 अप्रैल, है ना, 12 अप्रैल और यहां पर 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल 1948, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, 7 अप्रैल 1948 इस दिन तो WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका? WHO का। इसलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। इसका मतलब यहां पर ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, तो यहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बोर्न कब है, तो वो आ जाएगा 12 मई 1820 को। इसलिए हम एवरी ईयर 12 मई को, 12 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से इसका मतलब सही उत्तर क्या होने वाला है? दैट इज ए ऑप्शन, कि 12 मई 1820 को हम एवरी ईयर क्या करेंगे? नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज एग्जामिनेशन विद दी हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, यानी कि इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? यह है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? परकर्शन, इसके बाद पाल्पेशन, नेक्स्ट वन अस्कल्टेशन, एंड सबसे लास्ट में है इंस्पेक्शन। देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन की यदि अपन बात करें तो यहां पर मेनली 4 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन सीक्वेंस भी बिल्कुल यही रखना है। सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। कौन सा होता है? इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आंखों के द्वारा डायरेक्टली ऑब्जर्व करके देखना। ठीक है ना, डायरेक्ट आंखों से पेशेंट को अगर हम देखते हैं ना, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है जिसको अपन इंस्पेक्शन, दूसरा होता है परकर्शन, दूसरा होगा पाल्पेशन। क्लियर हो गया? पाल्पेशन का मतलब क्या होता है कि फिंगर टिप, और या फिर अपन बोल सकते हैं ये जो पूरा अपना जो हाथ है ना,
जो अपना अपन हथेली भी बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको अपन पाम भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पाम ऑफ हैंड। तो या तो फिंगर टिप के द्वारा या पाम ऑफ हैंड के द्वारा जो हम इंटरनल ऑर्गन की साइट प्लस में ऑर्गेनोमेगाली या फ्लूइड का पूरा, या फिर फिंगर टिप के द्वारा हम जैसे अपन पल्स रेट को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहां पर कि फिंगर टिप्स या फिर पाम के द्वारा हम इंटरनल ऑर्गन की सिचुएशन को जानते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पाल्पेशन। थर्ड वन आता है, देखो, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्शन। परकर्शन का मतलब ये देखो यहां पर दिया हुआ है परकर्शन। तो परकर्शन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल वाइब्रेशन डेवलप करके और इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में जानना। उससे जो साउंड डेवलप होगा ना, उससे पता लगेगा कि अपने को कि कौन से टाइप के साउंड है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सबसे लास्ट में आता है जिसको अपन बोलते हैं अस्कल्टेशन। और अस्कल्टेशन का मतलब वही होता है जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, स्टेथोस्कोप की सहायता से इंटरनल ऑर्गन की साउंड को सुनना और कुछ एक एनालिसिस तक पहुंचना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से कौन सा बोल रहा है? दैट इज सी ऑप्शन। अस्कल्टेशन इज द मेथड इन विच यूज ऑफ स्टेथोस्कोप टू हियर इंटरनल साउंड ऑफ एनी ऑर्गन। जैसे अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप के तो दो पार्ट होते हैं, एक बेल होता है और एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम से हाई पिच साउंड को सुनेंगे और बेल से लो पिच साउंड को सुनते हैं, ठीक है ना। जैसे हार्ट रेट हो गया, इंटेस्टाइनल साउंड वगैरह होगी, इसके अलावा रेस्पिरेटरी साउंड होती है, उसको हम क्या किया जाता है? हियर किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज सी ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इंजरी ऑफ विच नर्व लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप। किसी पेशेंट के अंदर, यहां पर यदि अपन देखेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, पेशेंट के अंदर रिस्ट ड्रॉप हुआ है, तो रिस्ट ड्रॉप वाले पेशेंट के अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सी नर्व डैमेज होगी, ठीक है ना। मतलब कि किसी पेशेंट को यदि यहां पर रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन है तो कौन सी नर्व के अंदर डैमेज होगा। पहला बोल रहा है अल्नर, एक्सिलरी, मीडियल और रेडियल। तो यहां से याद रखिएगा रिस्ट ड्रॉप के अंदर क्या होता है, कई बार जो हैंड सर्जरी होती है ना, हाथ की सर्जरी, तो उस दौरान कोई नर्व डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से ऑप्शन के अंदर है वो, उसकी वजह से यहां पर देखेंगे ना तो जो अपना हाथ है ना वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता। आई बात समझे? इसको अपन क्या बोलते हैं? रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। यानी कि रिस्ट, इसके आगे की तरफ जो सप्लाई है ना वो कट ऑफ हो जाती है और ये जो अपना हाथ है ना ये ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता, सपोर्ट इसको नहीं मिल पाएगा, उसको अपन बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो याद रखिएगा उसके अंदर कौन सी नर्व आती है? रेडियल नर्व है ना, वो डैमेज होगी और उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन हो सकती है। आई बात समझ में? ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है ना उसके दौरान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फुट ड्रॉप क्या होता है? नीचे से पैर सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो लोअर लेग की ऑर्थोपेडिक या कोई भी सर्जरी होती है उसकी वजह से हो जाएगा। और यहां पर हैंड की ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन पाई जाती है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर रेडियल नर्व के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से बिल्कुल केयरफुली रीड कीजिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर कीजिए। क्या है? नर्सेज टेक द फॉलोइंग प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? यहां पर यदि अपन बोल सकते हैं कि इनमें से जब हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं ना तो एक बोलते हैं ना, जैसे कोई भी नेता, जैसे कोई इलेक्शन हुआ, कोई भी नेता यदि हम इलेक्ट करके यानी कि फिर सांसद, विधायक वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद में उनको शपथ दिलाई जाती है। तो नर्सिंग के जो मेंबर हैं, नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में किसकी शपथ लेते हैं कि हम आगे अपनी प्रोफेशन के प्रति पूरा डिग्निटी के साथ काम करेंगे, तो उसके अंदर किसकी शपथ दिलाई जाती है वो पूछा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, इसके अलावा क्रिस्टीनियन प्लेज होता है, कैथोलिक प्लेज होता है या फिर हिप्पोक्रेटिस प्लेज होगा। मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे अपना नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर डिग्री कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल स्किल है तो
तो वो अपने आप को आगे जब इस प्रोफेशन में समर्पित करेगा तो किसकी शपथ दिलाई जाएगी? ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए फाउंडर ऑफ नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो शपथ भी उसी की दिलाई जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन दैट इज कौन सा होगा? फर्स्ट स्टैंड होगा, दैट इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन बोला दी नाइटिंगेल्स प्लेज। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज हु इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। जस्ट मैंने पहले अभी जस्ट है ना प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने रिपीट किया कि नर्सिंग की जन्मदात्री या फिर मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदात्री हम किसको मानते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इसमें देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहां पर ऑप्शन है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? नीतू शर्मा, इसके अलावा डिग्रा शर्मा, इसके अलावा सिस्टर नैन्सी, और हम बोल सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है ना? तो यहां पर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज डी ऑप्शन, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम क्या बोलते हैं? द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो भी यहां पर हमने कवर किया है। ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी जो भी थ्योरेटिकल क्लासेज है उसके अंदर लगभग 99% ये जो क्वेश्चन है, और ये प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको सैटरडे के दिन एनालिसिस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे ही एवरी सैटरडे को आपको जितना भी सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेशन आपको मिल जाएगा, और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे यानी कि एवरी संडे को आपको अराउंड 8 to 9 PM को आपको विद सॉल्यूशन आप, ताकि कोई डाउट है वो भी क्लियर हो सके, आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। When was the फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेथ? इसका मतलब क्या हो गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब हुआ था? 12 मई 1820 को। ठीक है, 12 मई 1820 को इनका बर्थ हुआ था। तो डेथ कब होगी? तो डेथ ओबियसली आगे ही होना है, तो इसका मतलब 1810 को तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद 1820 को तो इनका जन्म हुआ था। अब बच गया दो ऑप्शन, कौन कौन सा? 13 अगस्त 1910, 13 अगस्त 1920। तो याद रखिएगा 1820 से और 1910 तक इनकी लाइफ कंटिन्यू रही थी। आई बात समझ में? 90 ईयर तक इनका लाइफ रहा था, 1820 से 1910 तक। और यहां पर 1910 कहां पर है? ये दिख रहा है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? दैट इज 13 अगस्त 1910। क्लियर हो गया? तो यहां से आ जाएगा 13 अगस्त 13 ऑफ अगस्त 1910 को इनका डेथ है ना। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन कौन सा जाने वाला है? तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा होगा? दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रोवाइड सर्विसेज? मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने टाइम में जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी, या फिर उसने जो एक पैरामीटर डेवलप किया था नर्सिंग से रिलेटेड, तो वो किसके ऊपर डिपेंड था? टू प्रोवाइड मनी, यानी कि जो उसने नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड की उसका मेन उद्देश्य क्या था? मतलब कि पैसे कमाने के लिए, या फिर टू गिव मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रोवाइड हाइजीन यानी कि पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड शेल्टर मतलब कि एक कोई भी बेसहारा व्यक्ति रह सकते हैं उसको एक आवास प्रोवाइड करवाने के लिए। मतलब इन चारों में से जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना काम शुरू किया तो मेन फोकस कौन से पॉइंट पर था? मतलब कि लोगों को मनी प्रोवाइड करवाना, मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, उनको हाइजीन साफ सफाई के बारे में पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और अवेयर करना, या फिर उनको अपनी जीविका चलाने के लिए, रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करवाना। तो ऑब्वियसली यहां पर देखो, जब क्रीमियन वार हुआ था उस दौरान नाइट टाइम में लैंप लेकर, और वो जो भी वार के अंदर जो इंजर्ड जो सोल्जर थे उनको वो
क्या करती थी, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाती थी। और बाद में जब उसने अपना नर्सिंग स्कूल डेवलप किया तो उसने फिर मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी भी डेवलप की थी। वो सबसे ज्यादा अगर फोकस थी ना, उसका मेन थीम था एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है किसके ऊपर डिपेंड है वो प्रोवाइड हाइजीन, यानी कि उसका मेन फोकस था पेशेंट और पेशेंट के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर खाने पीने की चीजों से लेकर खुद की साफ सफाई, अपनी चारों तरफ की कम्युनिटी एरिया की साफ सफाई होनी चाहिए। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज सी ऑप्शन, प्रोवाइड हाइजीन। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम क्या थी, डिपेंड थी। ठीक है, ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड कीजिए। इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट ऑन। आज की क्लास इसी क्वेश्चन सेशन के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया कि यहां पर यदि अपन बात करें इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है, तो देखो 12 जून, 13 अगस्त, 12 मई और 12 अगस्त। जिस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था 12 मई 1820, तो इसका मतलब एवरी ईयर कब, 12 ऑफ मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि 7 ऑफ अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो 7 ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाई कोर ऑफ नर्सिंग मीन्स, है ना, कोर ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या होता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोल रहा है कि कोर ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या होगा। अब यहां पर देखो, प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, एलिवेशन फ्रॉम सफरिंग, रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, और एक बोल रहा है ऑल ऑफ अबाउट। यानी कि कोर ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या होगा कि हेल्थ को प्रमोट करना, बीमारियों से सुरक्षित रखना। इसके अलावा सफरिंग का मतलब कोई पेशेंट किसी बीमारी से सफर कर रहा है उसके लेवल को क्या करना, उठाना, केयर प्रोवाइड करवाकर। और रिस्टोरेशन का मतलब वापस से हेल्थ को उसी हेल्थी कंडीशन में लेकर आना। तो यहां पर यदि अपन कोर ऑफ हेल्थ की यदि अपन बात करते ना, ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं उनको हम सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब उसके अंदर हेल्थ को प्रमोट भी किया जाता है, डिजीज को प्रिवेंट भी किया जाता है, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे और वापस से हम उसी हेल्थी कंडीशन में पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोर ऑफ नर्सिंग का मतलब ओवरऑल पेशेंट को पूरा का पूरा केयर प्रोवाइड करवाना, ताकि जो एक कंप्लीट हेल्थ की जो डायमेंशन है वो फुलफिल होने में हेल्प हो सके। इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाई कॉम्प्रीहेंसिव नर्सिंग। यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है कि कॉम्प्रीहेंसिव नर्सिंग का मतलब क्या होगा। अब देखो क्या होता है, मीटिंग ऑफ फैमिली नीड्स, मीटिंग ऑफ ओल्ड इट्स नीड, इसके बाद मीटिंग ऑफ होल पेशेंट नीड, और एक है मीटिंग ऑफ सोसाइटी। यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव नर्सिंग, देखो यहां पर नर्सिंग जो वर्ड आया ना, इसका मतलब किससे ऊपर किससे रिलेटेड है, पेशेंट केयर से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो यहां पर फैमिली हो गया, ओल्ड इड नीड्स या फिर सोसाइटी का यहां पर अपने पेशेंट से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं से हो रहा। यहां पर क्या बोल रहा है ऑप्शन सी, मीटिंग ऑफ होल पेशेंट नीड। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जब सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे तो इसका मतलब सारे डायमेंशन यानी कि उसकी जो जितनी भी नीड्स हैं उनको कंप्लीट को फुलफिल करते हुए और पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, मीटिंग ऑफ होल पेशेंट नीड, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, कॉम्प्रीहेंसिव नर्सिंग के नाम से जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दैट इज सी ऑप्शन। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर एक एक क्वेश्चन को हम
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन के साथ हमें आगे की तरफ सोल आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम के अंदर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 केयरफुली रीड कीजिए। विच आर दी एसेंशियल्स इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर मेन एसेंशियल पॉइंट क्या है। यहां पर साइंस है, आर्ट है और स्पिरिट है। क्या बोला है, नर्सिंग का मतलब, एसेंशियल का मतलब हो गया मेन पार्ट क्या होगा, है ना। नर्सिंग को हम किस वे के अंदर देखते हैं या फिर डेवलप करते हैं। नर्सिंग एक साइंस है, यानी कि नर्सिंग के जितने भी प्रोसीजर हैं वो एक साइंटिफिक वे पर डिपेंड है या फिर साइंटिफिक वे के थ्रू उनको कंडक्ट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नर्सिंग एक स्पिरिट है। स्पिरिट क्यों है, सॉरी स्पिरिट क्यों, क्योंकि यहां पर पेशेंट की नीड के अनुसार हम उसके साथ प्रॉपर आईपीआर भी मेंटेन करते हैं। पेशेंट का कैसा बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करते हुए और हम अपनी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आर्ट क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोफेशनल इंडिविजुअल ही नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा सकता है। आई बात समझे, इसका मतलब स्पिरिट भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन, कि यहां पर जो नर्सिंग है ना वो आर्ट भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है और स्पिरिट भी हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, दैट इज क्या बोल रहा है, हु एक्सप्लेन द नर्सिंग इज नोवल प्रोफेशन, यानी कि किसने एक्सप्लेन किया कि नर्सिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, WHO ने, ANA, ICN या फिर INC। WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ANA का मतलब क्या हो गया, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। ICN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। और INC का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूट संस्था ने नर्सिंग को एक नोवल प्रोफेशन का दर्जा दिया था, तो यहां पर किसने, पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, जो यहां पर यदि हम बात करें अपनी नर्सिंग के प्रोफेशन की लेवल को, एथिक्स को मेंटेन करने का काम करता है, सुपरविजन का काम करता है, वो होता है कौन सा, ICN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। और इसी ने, ICN ने सबसे पहले नर्सिंग को क्या नाम दिया, नोबल प्रोफेशन के नाम से बोला गया था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का दैट इज राइट ऑप्शन, दैट इज कौन सा, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज हु इज द लेडी विद लैंप, है ना। लेडी विद लैंप कौन है, लेडी विद लैंप वही है जो नर्सिंग की फाउंडर है। और नर्सिंग की फाउंडर कौन है, यहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके अलावा हेंडरसन, इसके अलावा डिगरा शर्मा, इसके अलावा फ्लोरिडा। तो यहां से राइट आंसर आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन दिख रहा होगा। बहुत बार क्लास के अंदर भी मैंने इनका नाम रिपीट किया है। कौन, यहां पर ओबियसली कौन होगा, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द लेडी विद लैंप। और आज की ही क्लास के अंदर मैंने एक बात रिपीट भी किया है, क्या, कि यदि किसी क्रीमियन वार के दौरान एक लेडी थी जो रात के टाइम में जो भी इंजर्ड सोल्जर थे ना उसको लैंप के साथ क्या करती थी, ढूंढ ढूंढ कर उनकी केयर ड्रेसिंग करती थी। इसका मतलब क्या हो गया, लेडी विद लैंप उसी को बोलते हैं और वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसलिए सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हु इज द प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स कौन है, कौन है, देखो, हु रजिस्टर्ड इन डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है उसको बोलेंगे, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है उसको बोलेंगे, या फिर एक डिप्लोमा नर्स को बोल सकते हैं, या फिर GNM, BSc, MSc नर्सिंग कंप्लीटेड। इसका मतलब जो GNM, BSc और MSc नर्सिंग कंप्लीट किए हुए इंडिविजुअल उनको बोले। तो इनमें से किसको हम एक प्रोफेशनल नर्स का दर्जा देंगे, तो ओबियसली इंटरनेशनल लेवल पर नर्सिंग के लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है ICN। नेशनल लेवल के ऊपर होता है कौन, दैट इज INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। नर्सिंग स्टूडेंट के
पूरे के पूरे लेवल को सुपरविजन को देखने के लिए होता है TNAI, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन, या सॉरी स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन यानी कि SNA। और उसके बाद में अपनी जो प्रोफेशनल नर्स है उनका एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और यहां पर यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल नर्स है तो उसको स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर कराना मस्ट बी नेसेसरी है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज बी ऑप्शन, कि प्रोफेशनल नर्स उसी को बोलेंगे जो अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करके और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर क्या होगा, रजिस्टर्ड करवा चुका होगा। जो नर्सिंग रजिस्टर है उसके अंदर उसके रजिस्टर RN और RM जो नंबर होता है ना वो लिखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, हेल्थ इज द, तो यहां पर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ इलनेस, सही बात है। अपोजिट ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के जो अपोजिट एस्पेक्ट है उसको हम हेल्थ बोलते हैं, सी ऑप्शन है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, यानी कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर मानसिक शारीरिक और सामाजिक एकदम पूरा बैलेंस होता है व्यक्ति। और लास्ट ऑप्शन है एक कंडीशन बिटवीन डिजीज एंड गुड हेल्थ, हेल्थ डिजीज और बेटर हेल्थ के बीच में एक कंडीशन होती है उसको हम बोलेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा समझना, हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जो WHO ने दिया था ना वही, ठीक है ना। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज। आई बात समझ में? स्टार्टिंग के अंदर जब हमने हेल्थ एंड इट्स डायमेंशन ये जो टॉपिक करवाया था तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू WHO अलग से हमने स्लाइड बनाकर आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला, ठीक है। इसलिए तो हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार यहां पर बिल्कुल हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर मेंटली फिजिकली और सोशली बिल्कुल एकदम वेलबींग होता है, उसी को ही हम हेल्थी बोलेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो परमिशन चाहूंगा आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है। ऐसी जगह जहां पर किसी भी पेशेंट की केयर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। केयर से रिलेटेड, पेशेंट की केयर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो गया, सर्जरी हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, कोई प्रोसीजर हो गया, ठीक है। तो देखो केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये भी होता है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये भी होगा। जब तीनों काम अगर हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो ऑब्वियसली आपको आंसर भी पता होना चाहिए, क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ अबव। क्लियर है? तो इसका मतलब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की केयर भी की जाती है, ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, डिजीज को भी डायग्नोस किया जाता है, इंजरी पेशेंट अगर इंजर्ड पेशेंट आ गए इमरजेंसी में तो उसकी सर्जरी या फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी की जाती है, और ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट भी किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 23 राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ए हॉस्पिटल विच हैव बेड कैपेसिटी लेस देन 100। तो यहां पर हॉस्पिटल एंड इट्स डिपार्टमेंट, उसके बाद में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, पूरा क्लासिफिकेशन बताया था यहां पर अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि हॉस्पिटल अगर 100 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियम, स्मॉल, लार्ज और टीचिंग हॉस्पिटल। तो थोड़ा सा समझना, मीडियम हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल, जो स्मॉल हॉस्पिटल होता है लेस देन 100 बेड्स होते हैं उसके अंदर। यदि अपन बात करें मीडियम हॉस्पिटल तो 100 से और 300 बेड होते हैं उसके बीच में, ठीक है ना, 100 से 300 के बीच में। लार्ज हॉस्पिटल लेस देन 300 बेड का पाया जाता है, उसको अपन लार्ज हॉस्पिटल बोलते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं,
मोर देन 500 जो बेड्स होते हैं उसको अपन टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 100 बेड और उससे भी कम, इसका मतलब लेस देन 100 है, तो कौन सा होगा, दैट इज बी ऑप्शन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन दैट इज क्या होने वाला है यहां पर, बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा दैट इज 25। क्या है, टीचिंग हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी। ये लीजिए क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने, है ना। जो पॉइंट यहां पर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, सिलेबस के अंदर एक एक पॉइंट को टच करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो यहां पर देखो, टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर कहा मोर देन 300, मोर देन 100, मोर देन 500 और मोर देन लेस देन 400। मैंने बताया था टीचिंग हॉस्पिटल, या फिर इसको हम मेडिकल कॉलेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज। तो हमेशा टीचिंग हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर कितना रहने वाला है, तो ये होगा मोर देन 500 बेड। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर क्या बोल रहा है, ए हॉस्पिटल विच हैव बेड कैपेसिटी मोर देन 300। मतलब कि किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड कैपेसिटी कितनी बताई गई है, मोर देन 300। ठीक है ना, तो वो कैसा होगा, मतलब यहां पर अपन ने जब टाइप ऑफ हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी यहां पर स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम और लार्ज हॉस्पिटल, तो उसके अनुसार यहां पर बताया गया कि अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड कैपेसिटी अगर 300 बेड की होगी तो उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ऑप्शन ए दैट इज टीचिंग हॉस्पिटल, इसके बाद लार्ज हॉस्पिटल, इसके बाद में स्मॉल हॉस्पिटल है ये स्मॉल हॉस्पिटल, और ये होता है मीडियम हॉस्पिटल। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर यदि हम देखते हैं ना, अगर लेस देन 100 बेड्स होते हैं, ठीक है, कितने, लेस देन 100 बेड्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर 100 to 300 बेड के बीच में होंगे तो उनको हमें किस नाम से जानेंगे, मीडियम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यदि यहां पर मोर देन 300 बेड अगर प्रेजेंट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो उसको हम लार्ज हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, है ना, लार्ज हॉस्पिटल के नाम से। तो इसका मतलब यहां पर यदि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन यहां से उठाया है कि अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर टोटल बेड कैपेसिटी मोर देन 300 होगा तो इसका मतलब वहां पर कौन सा, उसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज बी ऑप्शन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज यूज बाय द पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड टेकिंग मील। यानी कि पेशेंट को, जब पेशेंट बेड पर होता है तो उस समय पेशेंट को कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए, या फिर कुछ भी सपोज दैट खाना वगैरह खाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल, थिंग्स किसका यूज किया जाता है यहां पर। ऑप्शन ए दैट इज ओवर बेड टेबल, ऑप्शन बी बेड साइड टेबल, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज अबव एंड बेड टेबल। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है ना, मतलब कि पेशेंट को जो डेली एक्टिविटी के अंदर हेल्प करने वाला यहां पर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। तो यहां पर स्पेसिफिक देखो, अगर हम बात करें एक बेड, ये जो बेड होता है ना, इसके साइड में, है ना, इसके साइड में अगर यहां पर अगर सामान को रखने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेड साइड लॉकर। क्या बोलते हैं उसको, बेड साइड लॉकर भी बोल सकते हैं या बेड साइड टेबल भी बोलते हैं। ये तो हमेशा याद रखिएगा राइट साइड के अंदर रखा जाता है। हमेशा बेड साइड जो टेबल होती है उसको हम किस में, बेड साइड लॉकर को हमेशा राइट साइड के अंदर रखते हैं। ठीक है, और जो ओवर बेड टेबल होती है ना, वो हमेशा पेशेंट के रीचेबल एनवायरनमेंट के अंदर होती है, ताकि उसके ऊपर रखकर कुछ भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, या फिर उसके ऊपर भोजन रखकर अपना खाना खा सकता है। ये बात समझे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है,
ये जो बेड साइड टेबल है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, जैसे मेडिसिन हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गई, इसके अलावा और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है ना, कुछ भी उसको रखने के लिए, अंदर की तरफ रखने के लिए तो क्या होता है यहाँ पर बेड साइड टेबल। और अगर उसको कोई भी प्रोसीजर करना है, बैठना है, अखबार पढ़ना है, खाना खाना है, तो बेड साइड टेबल होती है जो पेशेंट की जस्ट चेस्ट लेवल तक होती है, ठीक है ना। ओवर बेड टेबल होती है, सॉरी, जो पेशेंट की चेस्ट लेवल तक होती है, आराम से उसके ऊपर रखकर वो खाना खा सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बोला, तो इसलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज नेक्स्ट। होस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर, है ना। ये जो होस्पाइस केयर है ना, इसका मतलब, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये किसके ऊपर डिपेंड है ना। कार्डियक पेशेंट के लिए, साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, टर्मिनल इल पेशेंट के लिए, या फिर ऑल ऑफ अबव। इनमें से आपके अनुसार क्या आंसर आने वाला है, कमेंट कीजिए कि यहां पर ये जो वर्ड है ना होस्पाइस केयर, ये ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट में किसके लिए यूज होगा। कोई कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, या टर्मिनल इल पेशेंट, या फिर तीनों के अंदर। देखो, सबसे पहले याद रखिएगा, जो होस्पाइस होता है ना, होस्पाइस केयर का मतलब होता है एंड स्टेज केयर, एंड स्टेज केयर। और इसी से रिलेटेड है एक कॉन्सेप्ट जिसको अपन बोलते हैं पैलेटिव केयर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटिव केयर भी बोलेंगे। आई बात समझे। यानी कि कोई पेशेंट जब पूरे प्रोग्नोसिस के अंदर पहुंच जाता है और सिम्टोमेटिक, अब यहां से केवल टारगेट किया जाता है, पेशेंट को रिकवर नहीं कर सकते, तो उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पेशेंट को हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर उसको हम पैलेटिव केयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वही चीज है कि यहां पर भी टर्मिनल इल पेशेंट होगा और यहां पर भी एंड स्टेज या टर्मिनल इल पेशेंट ही होता है। तो होस्पाइस केयर यहां पर डायरेक्टली डिनोट हो रहा है कौन सा, दैट इज, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। कौन सा, टर्मिनल इल पेशेंट के लिए होस्पाइस केयर। कंसेप्ट ऑफ केयर के अकॉर्डिंग ये वर्ड हमेशा जो एंड स्टेज केयर होता है पेशेंट से रिलेटेड, उसके अंदर यूज किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वार्म बेड इज आल्सो नोन एज। अब यहां पर बेड मेकिंग और टाइप्स ऑफ बेड के अंदर हमने आपको बताया था कि यहां पर जो वार्म बेड है ना, वो किसके लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टम्प बेड, रिकवरी बेड, फ्रैक्चर बेड और रीनल बेड। देखो, वार्म बेड का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर टेम्परेचर का थोड़ा सा इश्यू होता है, यानी कि टेम्परेचर को हाई रखा जाता है पेशेंट का। क्यों, ताकि बॉडी से पसीने के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकले। यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम है और यदि किडनी के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकाल पा रहा, तो अब यहां पर उस पेशेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट क्या एडजस्ट करते, कितने, 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, ठीक है ना। ये उस पेशेंट के लिए चाहिए। और ये कौन से वाले बेड के अंदर, तो ये याद रखना हमेशा रीनल बेड के अंदर चाहिए। कौन से बेड के अंदर, रीनल बेड के अंदर। तो हमेशा जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है तो यूरिन के थ्रू जो आउटपुट नहीं हो रहा, उस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर या लिक्विड या फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए उसको स्वीटिंग की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए हम एक्स्ट्रा 2 ब्लैंकेट बेड के ऊपर अवेलेबल करवाएंगे। इसी रीनल बेड को ही हम किस नाम से जानते हैं, वार्म बेड के नाम से जानेंगे। पहला स्टम्प बेड, दूसरा रिकवरी बेड, तीसरा फ्रैक्चर बेड और इसके बाद में रीनल बेड। तो इसका मतलब 29 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, तो आप समझ गए होंगे वार्म बेड इसको क्यों बोला, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट यूज करके स्वीटिंग की प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा पसीने को। इसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, वो पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो किडनी काम नहीं कर रही ना, किडनी के ऊपर वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मेड फॉर ए क्लाइंट विद एम्पुटेशन टू कीप कंफर्ट टू पेशेंट। यानी कि अगर किसी पेशेंट का एक्सट्रीमिटी का कोई पार्ट है जो गैंग्रीन हो गया या फिर ट्रोमेटिक डैमेज हो गया, तो
हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, हम उस पेशेंट का कोई भी, जैसे एक हो गया प्रोक्सिमल और एक हो गया डिस्टल, अगर एक्सट्रीमिटी हाथ या पैर का डिस्टल पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो हम उससे प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर यहाँ पर कट करके और रिमूव कर देते हैं और बाकी यहाँ पर सूचरिंग करके और क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन बोलते हैं। तो यही पूछा गया है कि यदि कोई पेशेंट एम्पुटेशन किया हुआ है तो उसको हम कौन से बेड के ऊपर रखेंगे, ब्लैंकेट बेड, कार्डियक बेड, इसके बाद में आता है एडमिशन बेड और डिवाइडेड बेड। तो यहां पर कौन सा होगा, देखो ये तो कार्डियक पेशेंट के लिए होगा, ठीक है। ब्लैंकेट बेड इसको अपन रीनल बेड भी बोलते हैं, यानी कि ये किडनी के पेशेंट के लिए होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एडमिशन बेड न्यू एडमिटेड पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, जो डिवाइडेड बेड होता है ना उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, एम्पुटेशन वाले पेशेंट के लिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। व्हाट डज द नर्स इंचार्ज डू व्हेन मेकिंग ए सर्जिकल बेड। जब कोई भी एक स्टाफ नर्स समझ लो या वार्ड इंचार्ज समझ लो, जब वो क्या करती है, एक सर्जिकल बेड तैयार करेगा तो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक क्या प्रिकॉशन उसके माइंड में उसको रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, रोल द पेशेंट टू द फार साइड ऑफ द बेड, यानी कि पेशेंट को एक बेड के एक किनारे की तरफ करना, रोल करना। प्लेस द पिलो एट द हेड ऑफ द बेड, है ना, बेड का जो हेड लेवल है उधर एक पिलो रखना। लीव द बेड इन द हाई पोजीशन व्हेन फिनिश्ड, जब हम पेशेंट को बिल्कुल एकदम रेडी करके तैयार कर दें तो लास्ट में जब हम तैयार करके और निकलेंगे तो पेशेंट को हेड लेवल से क्या रखेंगे, उठाकर रखेंगे, ताकि उसको वोमिटिंग के चांसेस हो या फिर आईसीपी बढ़ा हुआ हो तो इंडिविजुअल को हमें थोड़ा सा हेड क्या कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा टक्स द टॉप सीट एंड ब्लैंकेट अंडर द बॉटम ऑफ बेड, यानी कि जो भी ब्लैंकेट या फिर जो टॉप सीट यानी कि जो बेड शीट वगैरह लगाई है उसको हम मैट्रेस के नीचे दबा देंगे। इनमें से कौन सा सेंटेंस, कौन सी प्रोसेस हम करेंगे जब यहां पर कोई भी एक सर्जिकल बेड हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, लीव द बेड इन द हाई पोजीशन व्हेन फिनिश्ड। मैंने बोला ना, सर्जिकल पेशेंट है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव हावर्स के अंदर यदि अपनी वार्ड के अंदर आता है तो उसको अनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि वो डिसोरिएंट भी हो सकता है या अनकॉन्शियस में भी हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर उसके अंदर अगर वोमिटिंग वगैरह हुई या फिर सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा हो तो एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन हेड लेवल थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर यहां पर सी ऑप्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर पेशेंट को हम एस्पिरेशन से प्लस में अगर आईसीपी बढ़ा हो तो उस कंडीशन से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेड इन द आइडियल सेटअप। भाई साहब, सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सब आपके सिलेबस के अंदर जैसे जैसे मैंने टॉपिक करवाया वैसे वैसे कवर हो रहा है, ठीक है ना। और क्लास को थोड़ा सा केयरफुली देखिए, आप अपने नोट्स मेंटेन करें। यहां पर हमारा पढ़ाने का या फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का मतलब, उसका मीनिंग तभी अच्छा होगा जब आप जीरो लेवल से अपने आप को शुरू करेंगे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन की अभी शुरुआत हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इस क्लासेज की पूरी जीडीसी नर्सिंग की टीम की जो मेहनत है उसका, प्लस में जो हमारा यहाँ से सेटअप 1 बाय 1 टॉपिक को जो फॉलो कर रहे हैं ना, उसका इंपोर्टेंस, उसकी कीमत आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा सा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जस्ट
साथ रखने की कोशिश करें, और जैसे ही वो एक फ्लो के अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि सर हम कहां से कहां तक पहुंच गए। और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करते हुए हर एक टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में बताते हुए, ताकि जब आप किसी तीसरे को एक्सप्लेन करो ना तो उसके अंदर ऐसा लगे कि जैसे कि अपन किसी को स्टोरी सुना रहे हैं। इस लैंग्वेज के अंदर पूरी नर्सिंग फाउंडेशन एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है। क्लियर है? ओके। तो यहां पर दो बेड के बीच में एक आइडियल कितने फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो मैंने बताया था पेशेंट यूनिट। ठीक है, क्लास का नाम था पेशेंट यूनिट। उसके अंदर मैंने बताया था कि पहले तो एक बेड और दूसरे बेड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगा, और एक और बताया था कि दीवार और बेड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो देखो, हमेशा दो बेड के बीच में 6 फीट की डिस्टेंस होती है और दीवार और बेड के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आया है तो इसका आंसर ये रहा, 6 फीट, 12 फीट, 3 फीट और 9 फीट। तो ओब्वियसली यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, दैट इज 6 फीट। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा 32 का राइट ऑप्शन 6 फीट क्यों आया, क्योंकि एक मरीज दूसरा मरीज दोनों के बीच में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, नहीं तो ओवरलैप हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर। नाउ अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यूज ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड, यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स क्यों यूज किया जाता है। इट गाइडेड प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी कि ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वन है, इट प्रिवेंट ए नर्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग बिलो द स्टैंडर्ड सेटअप सेट बाय द कोड, यानी कि जो कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग जो लेवल मेंटेन कर दिया उससे लोअर लेवल के अंदर स्टाफ नर्स को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए रोकता है ना। जो लेवल होना चाहिए उससे नीचे अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इसके अलावा क्या बोल रहा है, it can be used to protect a nurse who is falsely accused of doing something wrong, यानी कि किसी भी स्टाफ नर्स को अगर गलती से अगर उससे मिस्टेक हो गया तो उसकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है, उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। और इसके बाद में है ऑल ऑफ अबाउ। अब यहां से पहला क्वेश्चन यदि अपन बोले ना क्वेश्चन सीरीज का, तो बोले तो यहां पर कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड मेरे को मिला है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, मतलब देखो प्रोफेशनल बिहेवियर भी बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, इसके अलावा जो अपना स्टैंडर्ड है ना वो भी प्रॉपर मेंटेन, यानी कि क्वालिटी केयर। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाना, तो क्वालिटी केयर भी प्रोवाइड करवाना है, इसके साथ साथ बिहेवियर भी प्रोफेशनल होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर वो फॉलो कर रहा है तो यहां पर अगर उससे कोई मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो यहां पर कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नर्स को। इसका मतलब यहां पर तीनों बातें फॉलो हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज डी ऑप्शन। आई बात समझ में, यानी कि उसको प्रॉपर वर्क प्लेस के ऊपर पूरा प्रोटेक्शन भी है, इसके अलावा लेवल भी मेंटेन है पूरा, और एक प्रोफेशनल बिहेवियर भी मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 33 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए फेलियर इन प्रोफेशनल ड्यूटी प्रैक्टिस और स्किल दैट लीड्स टू इंजरी और हार्म टू द पेशेंट इज टर्म्ड एज, यानी कि मतलब एक ऐसा कार्य जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया, नुकसान हो गया, हार्म टू दी पेशेंट, उसको हम किस नाम से जानते हैं। मतलब स्टाफ नर्स के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया, नुकसान हो गया, उसको हम किस नाम से जानेंगे, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, क्राइम या मिस अंडरस्टैंडिंग। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, कि यहां से
अगर किसी पेशेंट का नुकसान हो गया, ठीक है ना, और वो भी क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटी या प्रैक्टिस अपनी मेंटेन नहीं कर पाया, इसका मतलब अगर अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभा पाएगा, इसका मतलब वो गलत कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छे से अपनी ड्यूटी के दौरान अगर सारा काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है विद लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं माल प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं इसको, माल प्रैक्टिस। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNAI। यहां पर दिया हुआ है, ये जो एक है ना 4 वर्ड दिए हुए हैं, TNAI का फुल फॉर्म क्या होगा। यहां पर क्या है, ट्रेनिंग इन नर्सिंग एट ऑल इंडिया लेवल, ट्रेंड नर्सेज ऑफ ऑल इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेनिंग इन नर्सेज एट इंटरनेशनल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड नर्स को एक लेवल पूरा का पूरा उसके बोले तो उसके पूरे के पूरे जो राइट्स है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स वगैरह, उनको प्रॉपर मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन है, TNAI। क्लियर है, तो इसका फुल फॉर्म यहां पर क्या होगा, दैट इज सी ऑप्शन, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पास आउट होने के बाद में, प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद में, है ना, जो रजिस्टर्ड नर्स होता है, प्रोफेशनल नर्स होता है, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो जाता है, तो उसके बाद में फिर अगर वो TNAI का मेंबरशिप लेता है, तो इसका मतलब वो उस एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है। तो यहां पर जो ट्रेंड नर्सेज होती है ना, वो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इज, यानी कि नर्सेज के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्यों जरूरी है, गाइड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, नेक्स्ट वन सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ राइट बिहेवियर और सेट ऑफ रॉन्ग बिहेवियर। तो यहां से 36 का राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बताइए। मतलब देखो, गाइड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब कि कोड ऑफ एथिक्स क्यों जरूरी है, ताकि वो एक प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर सके और दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि ड्यूटी के दौरान प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन रखे, इसलिए कोड ऑफ एथिक्स चाहिए। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, वो भी ठीक है, लेकिन नर्सेज के बेस से पूछा जा रहा है यहां पर। सेट ऑफ राइट बिहेवियर, ये भी सही है। देखो, राइट बिहेवियर तो सभी करते हैं, लेकिन राइट बिहेवियर के अंदर यदि यहां पर स्किल को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर बोलेंगे। तो नर्सिंग आर्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ में प्रोफेशन भी है। इसके अलावा सेट ऑफ रॉन्ग, तो रॉन्ग बिहेवियर तो होगा नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों से बेस्ट यदि होगा तो कौन सा होगा, सेट ऑफ या गाइड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर। यानी कि कोड ऑफ एथिक्स है ना, वो नर्सेज को हमेशा प्रमोट करता है, गाइड करता है, किसके लिए, प्रोफेशनल बिहेवियर कंडक्ट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे वो पेशेंट हो, पेशेंट का रिलेटिव हो या फिर कोई अदर स्टाफ हो, सभी के साथ अपने आप को एक प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स उनको क्या करता है, गाइड करता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर है, ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट सेंटर्ड नर्स विल यूज, पेशेंट सेंटर्ड नर्स विल यूज एम्पैथी, डिसेंसिटाइजेशन, ईगो स्टेट और रैकेट सिस्टम। तो यहां से बताओ, अगर कोई नर्स है जो पेशेंट सेंटर्ड है, पेशेंट सेंटर्ड का मतलब समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर कोई स्टाफ नर्स है ड्यूटी के दौरान अपनी मेन प्रायोरिटी के अंदर किसको रख रहा है, अगर पेशेंट को रख रहा है ना, क्या केयर देनी है, कैसे उसको केयर प्रोवाइड करवाना, मेडिकेशन कौन सी होगी, यानी कि उसकी ड्यूटी हावर्स के दौरान, है ना,
उसके ड्यूटी हावर्स के दौरान जो भी काम करेगा, ठीक है ना, उसके मेन बिल्कुल सेंटर पार्ट यानी कि जो मेन पर्पज जो टारगेट होगा ना वो क्या होगा, पेशेंट होगा, ठीक है ना। अगर पेशेंट सेंटर्ड अगर नर्स है तो उसको कैसा होना चाहिए, उसको एम्पैथी होना चाहिए, डिसेंसिटाइजेशन होना चाहिए, ईगो स्टेट होना चाहिए, या फिर रैकेट सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से बिल्कुल सिंपल है, हम किसी की प्रॉब्लम को अगर समझ पाएंगे तभी जब हम उसके लिए अपना जैसा ही दुख महसूस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी, याद रखिएगा, है ना। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानकर और उसके बाद में यदि हम 1 मिनट के लिए सोचे ना कि इस व्यक्ति को यह बीमारी है, अगर बाय द वे मुझे ये बीमारी होती, तो अगर मैं पेशेंट होता और ये अगर स्टाफ नर्स होता तो मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकता था, वही एक्सपेक्ट ये सामने वाला भी मेरे से कर रहा है। इसका मतलब मेरे को भी वैसा ही रिएक्शन करना चाहिए जैसे कि मैं उससे आशा रखता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर एम्पैथी बोलते हैं। तो इसका मतलब पेशेंट सेंटर्ड अगर नर्स है तो उसको हमेशा कैसा होना चाहिए, उसको एम्पैथी होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां से 37 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38 नाउ ऑन योर स्क्रीन, दैट इज ए टीम मेंबर हु डज नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर फियर ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक। यानी कि ऐसा किसी टीम के अंदर कोई मेंबर है और वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने आगे बढ़कर कोई हेल्प की तो उससे कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लीजर बोलेंगे, क्रिटिसाइजर बोलेंगे, पैसिव मेंबर बोलेंगे, या फिर कंट्रोलर बोलेंगे। ये कोई भी एक पूरा का पूरा ग्रुप या फिर टीम है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर है। अब यहां पर क्या है, इनके अंदर कोई तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, किसी का पैसिव पार्टिसिपेशन। यहां पर यदि हम देखते हैं ना, एक मेंबर ऐसा है इनके अंदर जो बस केवल किसी ने बता दिया, उसने कर लिया, दैट इज काम खत्म। अब यहां पर क्या हो गया कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, किस वजह से कि आगे जाकर कोई मिस्टेक हो सकता है, यानी कि अगर मैंने किसी की हेल्प की तो उसके अंदर गलती हो गई, यानी कि मिस्टेक का उसको क्या लगता है, डर लगता है। इसका मतलब ये कोई भी रिस्क नहीं उठा रहा, यानी कि ये इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इस सिचुएशन को इग्नोर कर रहा है। इसलिए डायरेक्टली वो कैसा मेंबर होगा, वो पैसिव मेंबर होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन दैट इज कौन सा बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि इंडिविजुअल कैसा है, पैसिव है। क्यों, क्योंकि उसको डर लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है, तो वो कुछ नया रिस्क ही नहीं लेगा किसी भी काम को रिलेटेड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर सबसे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, थेराप्यूटिक, पर्सनल, सोशल या कोजुअल। मतलब अगर नर्स पेशेंट के बीच में रिलेशन होना है तो यहां पर इनमें से कौन सा एस्पेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसको हम प्रायोरिटी के बेस पर अगर आगे बढ़ाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो नर्स पेशेंट का रिलेशन भी अच्छा होगा और क्वालिटी केयर भी, या फिर पेशेंट के रिकवरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो यहां पर बताओ मेरे को 39 के अंदर यदि नर्स पेशेंट रखना है, प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो यहां पर क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखो, नर्स को अपनी ड्यूटी से मतलब, पेशेंट केयर से मतलब, ठीक है, और पेशेंट को अपनी बीमारी से रिकवरी करवाने से मतलब है। आई बात समझे, यानी कि पेशेंट की प्रॉपर केयर होनी चाहिए। पेशेंट तो खुद चाहेगा कि मेरी अच्छे से केयर करे ताकि जल्दी रिकवर हो जाऊं, और स्टाफ नर्स क्या सोचेगा हमेशा कि मेरी ड्यूटी में इस पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, थेराप्यूटिक होना चाहिए। थेराप्यूटिक का मतलब हो गया डायरेक्ट उसकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरा का पूरा जो उसका कम्युनिकेशन का
या फिर उसका काम करने का जो क्राइटेरिया ना, वो उसकी ट्रीटमेंट पॉलिसी या उसकी डायग्नोसिस या बीमारी के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। इसलिए अगर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अगर अच्छे से मेंटेन करके रखना है तो कैसा होना चाहिए, रिलेशन थेरेपेटिक होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिख रहा होगा। ए वार्ड इंचार्ज स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग बेस्ट नर्स अवार्ड ऑन ए मंथली बेसिस, यानी कि कोई भी एक स्टाफ नर्स है यानी कि वार्ड इंचार्ज है, और उसने क्या शुरू किया, प्रत्येक महीने एक प्राइज रख दिया उसने, क्या कि बेस्ट नर्सिंग अवार्ड कौन लेगा इस वार्ड के अंदर। जैसे 30 मेंबर है ना, और वार्ड है कोई भी, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी या फिर ऑर्थोपेडिक, तो इस प्रत्येक वार्ड के अंदर या उस यूनिट के अंदर 30 मेंबर, तो वार्ड इंचार्ज ने 30 मेंबर को बोला कि हम प्रत्येक महीने एक अवार्ड रखेंगे कि इस मंथ का बेस्ट नर्सिंग अवार्ड किसको जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, शी इज अप्रिसिएटिंग दी फिनोमिना ऑफ, मतलब क्या हो गया कि यहां से उनको क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, जो स्टाफ नर्स को जो मोटिवेट कर रहा है ना, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर देखो, मोटिवेशन के थ्रू, परसुएशन के थ्रू, कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे वार्ड इंचार्ज ने इनाम रख दिया, जो सबसे बेस्ट काम करेगा उसको ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, उनको अप्रिशिएट करने का, उनमें से इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ओबियसली उनको क्या कर रहा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे इस महीने प्राइज मिलने वाला है। तो इसका मतलब सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब अपने आप इस वाले टारगेट को देखकर वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है, दैट इज यहां पर होगा क्या, मोटिवेशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ए ऑप्शन। आ गए बात समझ में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दैट इज 41, व्हाट इज द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए अनयूजुअल सिचुएशन व्हेन सी एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिकेशन ओरली। मतलब अगर कोई स्टाफ नर्स ने गलती से ओरली यदि रॉन्ग मेडिकेशन दे दिया, उसके बाद में उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रहेगी। ओबियसली कई बार हो जाता है कि किसी पेशेंट को या तो गलत मेडिसिन दे देते हैं या फिर डोज है ना गलत हो जाता है। यहां पर ओरली मेडिकेशन है ना, पेशेंट को गलत तरीके से दे दिया। अब जब दे दिया तो उसके बाद में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई साहब देने के बाद में तो पेशेंट के अंदर जैसे अंदर जाएगी उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, इसका मतलब उसकी टॉक्सिसिटी होगी। तो टॉक्सिसिटी होने से पहले अपने को कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब जब हम ऑप्शन में देखेंगे ना, तो यही पॉइंट सामने रखो, जल्दी से जल्दी इसको कैसे वापस से बॉडी से बाहर निकाले। देखो, कीप इट सीक्रेट, यानी कि किसी को नहीं बताया। अगर ये कर दिया कि किसी को नहीं बताएंगे, तो पेशेंट के अंदर अगर कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन हो गई, इसकी वजह से बड़ा वाला बवाल तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब सीक्रेट तो कभी रखना ही नहीं है। दूसरा है इन्फॉर्म द सिस्टर इंचार्ज नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन अपन वार्ड इंचार्ज या सिस्टर इंचार्ज को बताएंगे। तो अगले दिन तक पेशेंट वेट नहीं कर सकता, जस्ट दिया उसके बाद में अगले दिन तक तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही खत्म हो जाएगा। मेडिसिन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो हो चुका है कुछ घंटे के अंदर ही। इसका मतलब दूसरे दिन तक भी हम वेट नहीं कर सकते। आस्क द पेशेंट टू वोमिट इट आउट इमीडिएटली, यानी कि जैसे लिया पता चला गलत मेडिसिन दे दी, पेशेंट को बोलो कि जल्दी से जल्दी तू वोमिटिंग कर पहला, ताकि बॉडी से बाहर निकले, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और दूसरा क्या है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ताकि उसका हम स्पेसिफिक सिचुएशन के अनुसार जो भी कदम है वो उठा सके। जैसे एंटीडोट वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आईवी फ्लूइड, या फिर गैस्ट्रिक लवाज गवाज जो भी अपन करेंगे ना, मतलब डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट स्टेप के लिए हम अपने आप को मूव ऑन कर सके। इसलिए इसके बाद है राइट
इट इन द रिपोर्ट बुक, और हमने रिपोर्ट बुक के अंदर नोट कर दी। भाई डॉक्यूमेंटेशन से उसका साइड इफेक्ट खत्म नहीं होगा। इसका मतलब यदि अपने को उस ड्रग का साइड इफेक्ट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो जल्दी से वोमिट के थ्रू बाहर निकालो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, ताकि डॉक्टर नए तरीके से उसका एंटीडोट या न्यू मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, ताकि वहां से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए 41 का राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। आप समझ में आ गया होगा यहां पर सी ऑप्शन क्यों आया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग क्या है? तो आपके अनुसार नर्सिंग क्या हो सकता है, बताइए। नर्सिंग क्या है? एक नर्सिंग केयरिंग है, नर्सिंग एंड आर्ट, नर्सिंग एंड साइंस, ऑल ऑफ अबव। क्या हो सकता है? आंसर कीजिए। यहां पर नर्सिंग क्या हो सकता है? नर्सिंग इज केयरिंग, मतलब नर्सिंग के थ्रू हम पेशेंट की केयर करते हैं। नर्सिंग एक कला है, नर्सिंग एक साइंस है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे जो भी फंडामेंटल टूल हैं या प्रिंसिपल हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो साइंस के ऊपर डिपेंड है। आर्ट इसलिए है क्योंकि ये वाला काम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, और केयरिंग इसलिए है क्योंकि नर्सिंग के प्रिंसिपल और एथिक्स का यूज करते हुए हम स्पेसिफिक पेशेंट की केयर करते हैं। डिजीज के अनुसार हम उसको केयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन दैट इज कौन सा होने वाला है? दैट इज, तो वो हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ अबाउ। तो याद रखिएगा यहां पर, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज नर्सिंग इज, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि नर्सिंग है। नर्सिंग क्या हो सकता है? नर्सिंग इज केयरिंग, नर्सिंग एन आर्ट, नर्सिंग एज साइंस। मतलब समझो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। केयरिंग का मतलब नर्सिंग के द्वारा किसी पेशेंट की केयर की जाती है, बिल्कुल राइट है। नर्सिंग इज ए आर्ट, एक कला है। कला क्यों है? क्योंकि नर्सिंग केयर स्पेसिफिक इंडिविजुअल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, जो कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल होगा। ठीक है। और नर्सिंग इज ए साइंस बिकॉज ऑफ, क्योंकि नर्सिंग के अंदर जो भी प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन या फिर अपन जो भी प्रोसीजर करते हैं वो साइंटिफिक प्रूफ होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब नर्सिंग एक केयरिंग भी है, नर्सिंग एक आर्ट भी है और नर्सिंग साइंस भी है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज डी ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, दैट इज एथिकल डिलेमाज कैन बी बेस्ट सोल्व बाई, है ना। क्या होगा यहां पर? दैट इज होम केयर नर्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, रिलेशनशिप एंड एथिकल प्रिंसिपल। यानी कि जो एथिकल डिलेमास है ना, उनको हम किसके द्वारा यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, किनके द्वारा? तो यहाँ पर एक बात बताओ, नर्सिंग से रिलेटेड अगर एथिकल डिलेमाज अगर प्रेजेंट है, ठीक ना, कोई मिसकंडक्ट है या फिर बोल सकते हैं लेवल अगर उल्टा होगा या फिर अपन बोल सकते हैं बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, ठीक है ना, तो उनको हम नर्सिंग से रिलेटेड है तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको कैसे रिकरेक्ट कर सकते हैं? तो यहां पर क्या होगा, होम केयर नर्स, यानी कि नर्स को केवल घर पर ही काम करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, फिर हॉस्पिटल के अंदर काम कौन करेगा? रिलेशनशिप, यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर नर्स को प्रत्येक पेशेंट स्टाफ के साथ प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करना, उससे कुछ नहीं होगा। एथिकल प्रिंसिपल को यूज करते हुए सभी जगह एथिकल प्रिंसिपल भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और एक है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, इसका मतलब कि जितना भी ड्यूटी हावर्स के अंदर नर्सिंग प्रोफेशन का जितना भी काम है उसको एक लेवल प्रिंसिपल यानी कि स्टैंडर्ड के ऊपर मेंटेन किया जाए, ताकि उससे अगर आउटसाइड यदि कोई भी काम होगा तो वो कोड ऑफ एथिक्स के बाहर जाएगा। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू अगर पूरा का पूरा नर्सेज के लिए काम होगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी एथिकल डिलेमाज है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे रिसोल्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज यहां पर आ जाएगा, तो कौन सा? दैट इज बी ऑप्शन, कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज अगर हम प्रॉपरली यूज करेंगे तो एथिकल डिलेमाज को
जल्दी से जल्दी या फिर मैक्सिमम डिक्रीज करने में, सोल्व करने अपने को हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू प्रोवाइड, यानी कि नर्सिंग के अंदर जो रिसर्च होती है ना, उसका मेन पर्पज क्या है। नर्सिंग के अंदर रिसर्च का मेन पर्पज क्या होगा, है ना, किस लिए, क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट वन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। नेक्स्ट वन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर और इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। यानी कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक बात करें नर्सिंग के अंदर, अगर नर्सिंग फील्ड के अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव क्या होगा, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाना नर्सिंग की। कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं। और एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर, एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या हो गया, हम किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बेनिफिट होगा और अगर ऐसे किया तो ये नुकसान होगा। क्यों, पहले हमने इसको प्रूफ किया है, बार बार पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा इसको ट्रायल के अंदर लेकर आए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक स्टेप के ऊपर हमारे पास वो एविडेंस है कि जिसको हमें प्रूफ के तौर पर साबित कर सकते हैं। तो वही है रिसर्च करने का मेन पर्पज क्या हो गया कि नर्सिंग केयर के अंदर जो भी अपन प्रोसीजर करेंगे वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पॉइंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन दैट इज क्या हो जाएगा, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट, है ना, कोई पेशेंट की ओटी होने वाली है, ओटी प्लान है, ऑपरेशन होना है, उससे पहले हम क्या लेते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है, ये रिटन परमिशन होता है, याद रखना क्या होता है, रिटन परमिशन। यानी कि सबसे पहले तो हमें जो डॉक्टर होता है ना, वो सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, उसका बेनिफिट, कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर के बारे में पेशेंट या उसके रिलेटिव को पहले एक्सप्लेन करेगा। फिर वो अपनी सहमति देते हैं कि हाँ ये हमारी मर्जी से हो रहा है, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसके लिए हमें रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसके बाद में फिर वो साइन करते हैं और लिखित सहमति मानी जाती है, डॉक्टर के द्वारा लिया जाता है हमेशा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर प्री ऑपरेटिव टाइम में अगर ले रहे हैं, ऑपरेशन से पहले यदि हम पेशेंट से क्या ले रहे हैं, लिखित सहमति ले रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस के लिए, टू प्रिवेंट, है ना, किसी कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए, इन्फेक्शन को बचाने के लिए, एनी फॉल, अगर गिर गया तो उसको बचाने के लिए, या फिर लीगल इम्प्लीकेशन, यानी कि अगर कोई कानूनी जटिलताएं आती है इन फ्यूचर में तो उससे प्रिवेंट करने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर ऑपरेशन गलत हो गया, पेशेंट को क्रैश हो गया या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गया और पेशेंट के रिलेटिव ने केस कर दिया, ठीक है ना, एफआईआर करवा दी कि हमारे पेशेंट को इसने मारा है, ठीक है, डॉक्टर ने, स्टाफ ने से कोई भी स्टाफ का नाम ले दिया। अब वहां पर अगर हमने उनसे परमिशन लिए कि हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ये देखो आपके साइन है, तो हम बता सकते हैं कि आपकी परमिशन से हमने ये वाला केयर, ये वाला प्रोसीजर किया, ये वाला सर्जरी किया है। तो आगे जाकर अगर लीगली अगर कोई एक्शन होगा ना, तो हम बता सकते हैं कि ये इनकी पूरी सहमति के साथ हुआ है। इनका मतलब कि डॉक्टर अपने आप को सेव करने के लिए, हेल्थ केयर पर्सनल अपने आप को लीगली कार्रवाई से बचाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज, कि किसी भी पेशेंट यूनिट हॉस्पिटल के अंदर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है ना, उसका मेन पर्पज क्या है। फर्स्ट वन दैट इज टू डायग्नोस द कंडीशन, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, टू एजुकेट, किसी दूसरे को एजुकेट करना, और लास्ट वन है ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से
यदि अपन बोले कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोसीजर हम करते हैं, कोई भी प्रोसीजर किया या फिर बोल सकते हैं कोई भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर रिटन फॉर्म के अंदर नोट डाउन करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना। क्यों जरूरी है, देखो, टू डायग्नोस द कंडीशन, ये भी बिल्कुल सही है। पेशेंट की कंडीशन को इजी वे के अंदर पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इसके अलावा टू कम्युनिकेट, यानी कि जैसे आज की इंफॉर्मेशन है 3 दिन बाद में कैसे पता लगेगी, जब आज की डेट डालकर और टाइम वगैरह डालकर हम उसको नोट डाउन करेंगे तो 3 दिन बाद में हम उस एविडेंस को देख सकते हैं। इसका मतलब प्रॉपर कम्युनिकेट हो सकता है कि उस दिन उस पेशेंट को क्या मेडिसिन दी थी, इसके बारे में तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम उसको पता लगा सकते हैं। और टू एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या हो गया, यानी कि सिचुएशन से रिलेटेड या प्रोसीजर से रिलेटेड या केयर से रिलेटेड या होम केयर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड यदि हमने लिख कर दे दिया ना, तो हम पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव को क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव। तो सारी कंडीशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आपके सामने दिख रहा होगा, अरेंज द स्टेजेज ऑफ टीम ग्रोथ, है ना। जो एक टीम ग्रोथ होती है ना, उसको एक स्पेसिफिक स्टेज के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो किस वे से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसके अंदर बताया गया। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग। नेक्स्ट वन है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। सी ऑप्शन दैट इज स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। लास्ट वन है नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग। तो इनमें से अकॉर्डिंग टू टीम की ग्रोथ होती है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, लास्ट वन, और सबसे लास्ट में क्या होने वाला है। तो जल्दी से बताओ, यहां पर 47 के अंदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, इसके अलावा बोले तो फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग, इनमें से सबसे पहले कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा और सबसे लास्ट में कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर समझना, सबसे पहले नॉर्म्स आते हैं, नॉर्मिंग, इसके बाद में क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, दैट इज फॉर्मिंग, इसके बाद में परफॉर्मिंग एक्ट, इंप्लीमेंटेशन, और सबसे लास्ट में आता है क्या, स्टॉर्मिंग। तो इसलिए यहां पर कौन सी सीक्वेंस होगी, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दैट इज OSEC। OSEC, ये देखो, जैसे मैंने पूछा था लास्ट वन वर्ड्स के अंदर, TNAI का मतलब क्या होता है, TNAI का मतलब क्या होगा, तो वैसे ही यहां पर पूछा गया है OSEC का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लिनिकल एग्जामिनेशन। और सबसे लास्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट कोर्स एग्जामिनेशन। तो इनमें से 48 का राइट आंसर कौन सा आने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 48 का राइट आंसर कौन सा होगा। देखो OSCE का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर एरिया मेंटेन करते हैं और फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कौन सा है, दैट इज ए ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि
किसी पेशेंट को उसकी परमिशन के बिना ही टच करते हैं तो उसको हम किस नाम से जाना जाता है? देखो दो चीज हैं, एक तो है असोल्ट और एक होता है बैटरी। आई बात समझ में? असोल्ट और बैटरी। असोल्ट का मतलब क्या होता है? बातों से किसी पेशेंट को डराना धमकाना, ठीक है ना, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो आपको ये नुकसान पहुंचाएंगे, ये हो गया असोल्ट। और बैटरी का मतलब क्या होता है? पेशेंट की परमिशन के बिना उसकी इंडिविजुअल या प्राइवेट पार्ट को टच करना, या फिर ऐसी जगह जहां पर उसको ऑब्जेक्शन होता हो, उसको हम किस नाम से जानेंगे? बैटरी के नाम से जानते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इंटेंशनली मतलब खुद जानबूझकर, और यदि किसी पेशेंट की बॉडी को बिना परमिशन के टच, बिना कंसेंट के अगर टच किया जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैटरी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, कि यहां पर अगर पेशेंट की परमिशन के बिना यदि उसको फिजिकली टच किया जाता है ना तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? बैटरी। असॉल्ट का मतलब मैंने बताया था क्या, कि पेशेंट को जस्ट डराना धमकाना कि आगे इसका हम ये नुकसान करेंगे, अगर तुमने ओरल मेडिकेशन नहीं ली तो हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे, और वो भी बहुत बड़ा वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? पेशेंट डर गया ना, उसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर असॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 राइट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट वन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। यूथेनेसिया इज कॉल्ड, यूथेनेसिया हम किसको बोलेंगे? किसको? पेनलेस डेथ, गुड डेथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। देखो कई बार पेशेंट का पुअर प्रोग्नोसिस हो जाता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट की कंडीशन अनकंट्रोल हो जाता है, स्टेज 4 के अंदर पहुंच जाएगा। तो अब यहां से यदि हम इस पेशेंट को देखेंगे तो अपने को पता है पेशेंट की रिकवरी नहीं हो सकती। तो लास्ट स्टेज का जो पेशेंट होता है, ठीक है ना, अब वहां पर उसको केयर जो प्रोवाइड की जाती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? पैलेटिव केयर। और यदि वहां से अगर जैसे पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है और पेशेंट रिलेटिव बहुत दिन हो गए कि परेशान हो रहा है हमारा पेशेंट, है ना, तो वो लास्ट टाइम बोलेंगे सर हम कैसे भी पेशेंट को यहां से हटाना चाहते हैं, इस स्टेज से निकालना चाहते हैं, तो वेंटिलेटर हटा दीजिए। जैसे वेंटिलेटर हटाएंगे पेशेंट की थोड़ी देर बाद में डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? परेशान हो रहा था, अब थोड़ा सा पीसफुल डेथ है। आई बात समझे? तो यूथेनेसिया का मतलब ही क्या होता है? जो पीसफुल डेथ होता है ना, इच्छा मृत्यु को ही अपन क्या बोलते हैं यहां पर? यूथेनेसिया के नाम से जानेंगे। यानी कि पेनलेस डेथ, मतलब एंड स्टेज में ज्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गुड डेथ, गुड का मतलब क्या हो गया? अगर पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक है और उसके एंड ऑफ लाइफ नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी कारण से जैसे ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन दे दिया, आईवी फ्लूइड स्टॉप कर दिया, वेंटिलेटर हटा दिया या रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन थेरेपी हटा दी, तो इसकी वजह से थोड़ी देर बाद में उसकी डेथ हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? उसको जो दर्द हो रहा था ना वो भी नहीं हो पाएगा, और एक गुड डेथ यानी कि आराम से शांति से उसका अंत होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों आएंगे, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों इंक्लूड होते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज सी ऑप्शन। ओके, तो यहां से हमने देखा जितने भी टॉपिक अभी तक नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर जो भी टॉपिक अभी तक हुआ है, लगभग 10 क्लासेज आप लोगों के लिए हमने लगभग 12 टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लासेज हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी थी। उसके अकॉर्डिंग यहां पर 1 से और 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज जो कि आपको सैटरडे को मिल गया है, और आज हमने यहां पर आपको 1 to 50 क्वेश्चन का पूरा जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर था उसका एक्सप्लेनेशन 1 by 1 प्रोवाइड करवा दिया है। आई होप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके कॉन्सेप्ट में एक बेहतरीन इजाफा करेगा। आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट यहां पर सुनने को और पढ़ने को मिले होंगे। तो आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और आगे भी आप अपने आप को मोटिवेट करते रहे। तो इसके बाद में हम यहां से
आगे भी सेम ऐसे ही क्लासेस कंडक्ट करके और जैसे ही स्पेसिफिक टॉपिक होगा हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो बीच बीच में आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते रहें। और इसके साथ साथ यदि अपन बोले तो नर्सिंग फाउंडेशन ही नहीं, यहां से एमएसएन हो गया, ओब्स गायनिक हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, उसको भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए कि यहां से जो अपना जीडीसी एप्लीकेशन है उसको अपन डाउनलोड करके और सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन अपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी कि वहां से क्वेश्चन सीरीज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा डेली जो यहां पर टॉपिक वाइज जो क्लासेज अपलोड होती है तो उसके लिए अपने यूट्यूब चैनल को भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई यूनिट, नए टॉपिक और एक नए जोश और जज्बे के साथ। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और यहां से अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।